नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। इसरो ने दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग के मिशन का कर्नाटक में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में हिंसा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से बात की। केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 3 कंपनियां भेजेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम में लगातार भीषण तूफानों के कारण 26 लोगों की मृत्यु। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी का आज गुजरात के जामनगर में निधन। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट। प्रक्षेपण यान RLV-LEX का परीक्षण आज तड़के कर्नाटक में चित्रदुर्ग के परीक्षण रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने प्रक्षेपण यान को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया। वहां से प्रक्षेपण यान ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई पट्टी पर स्वतः लैंडिंग की। इस दौरान वो सभी 10 मानदंडों पर खरा उतरा। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाला प्रक्षेपण यान बनाने के और करीब पहुंच गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने परीक्षण से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी है। बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में तनाव को देखते हुए आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से बात की और स्थिति पर चिंता व्यक्त की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 3 कंपनियों को बिहार भेजने का निर्णय लिया है। श्री अमित शाह आज दोपहर बाद बिहार में नवादा जिले के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह और भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को रोहतास जिले में सासाराम का दौरा रद्द कर दिया गया है। ये निर्णय इस इलाके में रामनवमी के दौरान हुई झड़पों के बाद धारा 144 लगाए जाने को देखते हुए लिया गया है। श्री शाह का आज सासाराम में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था। गृहमंत्री का पटना में सशस्त्र सीमा बल के भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोहतास जिले के सासाराम और उनकी पैतृक जिले नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा सामान्य नहीं थी। कुछ लोगों ने समाज में शांति और सौहार्द बिगाड़ने के लिए जानबूझकर हिंसा भड़काई है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री बनर्जी पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी, बम फेंकने, हिंसा और आगजनी की घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी है। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर सावरकर पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आलोचना की। राहुल गांधी जी ने सावरकर जी का जो अपमान किया है, ना देश उनको माफ करेगा और महाराष्ट्र तो कभी भी नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। कैम्ब्रिज क्राइस्ट एंड लंदन लाइज से बाहर राहुल गांधी को आ जाना चाहिए। राहुल जी, कितना भारत के लोकतंत्र को और कमजोर करने का प्रयास करोगे? ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। श्री मोदी शिलंग,
पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। वे सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री सीबीआई के ट्विटर हैंडल की शुरुआत भी करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड उत्पादन के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इससे प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के सशक्त कदम उठाने का पता चलता है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 में सेल ने 1 करोड़ 99 लाख टन हॉट मेटल और 1 करोड़ 83 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों और विशेष इस्पात के उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के कारण कंपनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री व्यापार से जुड़े राष्ट्रीय माल ढुलाई पोर्टल मरीन के मोबाइल ऐप सागर सेतु के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बंदरगाह जनित विकास के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार करना आसान होगा। श्री सोनोवाल ने मोबाइल ऐप सागर सेतु का शुक्रवार को शुभारंभ किया था। इस ऐप में लॉग इन मॉड्यूल, सेवा विवरण, सामान्य आवेदन पत्र प्रारूप और साख पत्र की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की जनता को लगभग 2500 करोड़ रुपए मूल्य की 11 विशेष योजनाओं के लिए बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल इन योजनाओं का उद्घाटन किया था। गृहमंत्री के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास की गति तेज करने के लिए ये विकास कार्य कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता में ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गई है। बैठक में G20 देश, विशेष आमंत्रित राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर आयुष तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की गति तेज करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीक को बढ़ावा देने और इसे सस्ता बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान तथा विकास पर बल दिया। डॉक्टर मुंजपारा ने कहा कि इस दिशा में G20 देशों को मिलकर प्रयास करने और परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। इस अवसर पर ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह के अध्यक्ष और विद्युत मंत्रालय में सचिव आलोक कुमार ने कहा कि अधिक स्वच्छ तथा सतत ऊर्जा स्रोत को अपनाने के लिए जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में हाल की वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के लिए किसानों को 56 करोड़ 38 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों को शीघ्रता से सर्वेक्षण करने के आदेश दिए। राज्य में पिछले लगभग 20 दिन में बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और कई अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में खराब मौसम से 1 लाख से अधिक किसानों पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने इस आपदा में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को अनुग्रह राशि देने के आदेश दिए हैं। राज्य में फसलों को सबसे अधिक नुकसान 9 जिलों पीलीभीत, बरेली, सीतापुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सोनभद्र, हमीरपुर, संभल और उन्नाव में हुआ है। खराब मौसम के कारण 34,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में बेमौसम वर्षा से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। श्री बिरला ने कहा कि कोटा में भामाशाह मंडी में उपज खुले में पड़ी है और वर्षा में भीग रही है। इससे किसानों का दोहरा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कृषि उपज को बचाने के लिए जिला और मंडी प्रशासन से शीघ्र ही समुचित प्रबंध करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में दक्षिण और मध्य पश्चिम में भीषण तूफानों में कम से कम 26 लोगों की मृत्यु हो गई है। विनाशकारी तूफानों से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हजारों मकानों की बिजली गुल हो गई है।
अरकानसास प्रांत में शुक्रवार को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को अरकानसास का दौरा किया था। इटली में पेश किए गए एक नए कानून के मसौदे के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सदन में यह मसौदा फैबियो रैम्पली ने पेश किया है, जिसका इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने समर्थन किया है। मसौदे में सभी विदेशी भाषाओं के लिए जुर्माने की बात कही गई है, लेकिन अंग्रेजी को खास तौर से निशाना बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी के कारण इटालियन भाषा का उपयोग कम हो रहा है और चूंकि अब स्वयं ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, इसलिए अंग्रेजी के उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी का आज सुबह गुजरात के जामनगर में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। श्री दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और 25.04 की औसत से 1202 रन बनाए और 75 विकेट लिए। 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत में श्री दुर्रानी ने 23 विकेट लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री दुर्रानी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि विश्व क्रिकेट में भारत के उदय में श्री दुर्रानी का अमूल्य योगदान था। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से होगा। कल मैड्रिड में हुए सेमीफाइनल में सिंधु ने सिंगापुर की येओ जिया मिन को हराया था। उधर आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और बेंगलुरु में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को और पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में नई आयकर व्यवस्था, महत्वपूर्ण विशेषताएं और इसके लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता विशेषज्ञ से इस नई व्यवस्था के विशेष प्रावधानों, कर बचत के विकल्पों और अन्य मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर है 01123717106। दूसरा नंबर है 01123314444। श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। युवा संगम के दूसरे चरण का ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया। इसमें देश के 23 राज्यों से 1000 युवाओं के भाग लेने की संभावना है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 50 युवाओं के समूह को भ्रमण के लिए जोड़ीदार राज्य में भेजा जाएगा। ये आयोजन अगले महीने तक जारी रहेगा। इस भ्रमण से भागीदारों को युवाओं के अलग अलग पहलुओं को जानने का अवसर मिलेगा। मंत्रालय के अनुसार 18 से 30 आयु वर्ग के इच्छुक युवा अपना पंजीकरण ebsb.aicte-india.org पोर्टल पर करा सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,800 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में 1,784 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में इस समय कोविड के 18,000 सक्रिय मामले हैं और स्वस्थ होने की दर 98.77% है। अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 75% घरों में नल से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर बताया कि मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाना एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,73,000 घरों तक नल से पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 1,30,000 घरों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग के मिशन का कर्नाटक में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में हिंसा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से बात की। केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 3 कंपनियां भेजेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम में लगातार भीषण तूफानों के कारण 26 लोगों की मृत्यु। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी का निधन, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।